লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতেই প্ৰথমবাৰলৈ টাইম 8ৰ মেনেজিং এডিটৰ উৎপল কান্তৰ সৈতে বিজেপি অসমৰ নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষক আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ সিং। महेंद्र सिंह जी, चूँकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, यूपी में जो अलायंस बना एसपी बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल का, तो आप लोगों ने उससे मिलावटी महामिलावटी अलायंस बोला। असम में आपका बीजेपी की एजेपी के साथ में और बीपीएफ के साथ में अलायंस है। आपकी बीजेपी है वो एक डिफरेंट एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करती है, एजीपी है वो रीजनल एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करती है, बीपीएफ का अपना एक अलग डिफरेंट बैकग्राउंड है। आपको लगता नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी और आरएलडी का जो अलायंस अगर महामिलावटी है, तो आपका असम में जो एजेपी और बीपीएफ के साथ जो अलायंस है वो भी बहुत महामिलावटी है? देखिए, स्वाभाविक है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक दूसरे की जान लेने के लोग तुले थे, मायावती को गेस्ट हाउस में बंद करके हत्या करने जा रहे थे, और एक दूसरे के जानी कट्टर दुश्मन जब उत्तर प्रदेश में जीरो पे आ गए, मायावती को एक भी लोकसभा की सीट पूरे भारत में 2014 के इलेक्शन में नहीं मिला। इन लोगों ने अपने अस्तित्व के बचाने के लिए नापाक गठबंधन किया है, इसलिए इसको कहते हैं महामिलावटी गठबंधन। और उस महामिलावटी गठबंधन का परिणाम है कि आज पूरी तरीके से गठबंधन फेल है, और उसी फेल होने के कारण से लोगों को अब लग रहा है कि गठबंधन तो कर लिया, कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसीलिए राहुल गांधी भागे हैं केरल की तरफ अमेठी छोड़ करके। उनको भी पता चल गया है। और कांग्रेस का गठबंधन इसलिए भी महामिलावटी है, ये महागठबंधन, कि उनका एक धड़ा कहता है कि भारत में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। अगर राष्ट्र विरोधी बात करने वाला व्यक्ति 2 प्रधानमंत्री की डिमांड करता है और एक आदमी जाकर के चांद और तारे के साथ मिलता है, बाकी स्थितियों को क्रिएट करता है, तो तरह तरह अलग अलग सुरों के आधार पर मिले हुए लोग, इसीलिए इसको महामिलावटी गठबंधन कहा जाता है। हमारे यहाँ जो आप बात की, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, बहुत ही वैधानिक है। दोनों सब लोग राष्ट्रवादी हैं और सब लोग यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के संस्कार, यहाँ के विचार से ओतप्रोत हैं, और इसीलिए स्वाभाविक गठबंधन के तहत बीजेपी एजीपी बीपीएफ लड़ रहा है और सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए अग्रसर। आपने उत्तर प्रदेश की बात और कश्मीर की बात कही, मैं वापस असम पे आता हूँ कि असम में एजीपी एक क्षेत्रतावादी पार्टी है, बीपीएफ का अपना एक डिफरेंट बैकग्राउंड, आप उसको नकार नहीं सकते। उसके बाद भी आप बोलते हैं कि एजीपी का बीजेपी और बीपीएफ के साथ जो अलायंस है वो स्वाभाविक गठबंधन है, और कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका अलायंस महामिलावटी है। आपको लगता नहीं कि आप एक भेद? बहुत अनुभवी हैं, बहुत जानकारी है, आप आसाम में रहते हैं। एजीपी का उदय कांग्रेस के विरोध में हुआ था, कांग्रेस के पक्ष में? वो एक क्षेत्रतावादी पार्टी है। आपसे कि एजीपी का उदय कैसे हुआ था? आंसू और एजीपी कहाँ से आया, कैसा उदय हुआ था? पूरे भारत के अंदर हमारा एजीपी यहाँ के मुद्दों को, विषयों को लेकर के और कांग्रेस के खिलाफ जो कांग्रेस कर रही थी उसी के खिलाफ खड़े हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी और एजीपी आज भी कांग्रेस के खिलाफ है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक स्वाभाविक गठबंधन है। और उनके इसके पहले भी एजीपी के साथ हम लोग, आपको ध्यान में होगा, इसके पहले भी एजीपी के साथ थे, और आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होगा कि हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदे समर्थन उस समय किया था। हमारी सारी चीजें उनकी चीजों से मिलती जुलती हैं। हम सब लोग राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, हम भारत के अस्मिता और भारत की संस्कृति और संस्कारों के लिए काम करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा स्वाभाविक गठबंधन है, ये कोई महामिलावटी गठबंधन के तरीके से नहीं है, यहाँ स्वाभाविक गठबंधन है। और निश्चित रूप से जन्म ही किस लिए हुआ था एजीपी का, और उस जन्म को साकार करने के लिए एजीपी बीजेपी के साथ है। आपने कश्मीर की बात छड़ी, कश्मीर में आपने महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाई, उसमें वो स्वाभाविक गठबंधन हो गया? देखिए, किसी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बनाई दोनों तरफ से, जब बना तब बनाई, लेकिन बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए आतंकी गतिविधियां समाप्त हो, ऐसा फीडबैक पूरे भारत के अंदर प्राप्त हो, उसके लिए बड़े उद्देश्य के लिए काम करने की बारी आई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा
कि कश्मीर को अच्छा बनाने के लिए जो करना पड़े आगे बढ़ना चाहिए और कश्मीर को बचाने के लिए काम करना चाहिए, और जैसे उनको लगा उसके बाद उनको वहाँ से आगे चाहिए। महेंद्र सिंह जी, आप पे आरोप आपकी पार्टी पे ही लगता है कि आप लोग सुविधावादी हैं, अपनी सुविधा के अनुसार नारे करते हैं। जब आपकी ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत होती है, तो आप जो करते हैं वो स्वाभाविक हो जाता है, और जो दूसरी पार्टियां करती है तो आप उसके लिए डिफरेंट मुहावरे करते हैं। ये आपकी पार्टी के ऊपर यही समस्या है। अच्छी बात है कि आपने कहा सुविधावादी है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई मोदी एक दिन का विश्राम नहीं लिया, एक दिन की छुट्टी नहीं लिया। भारत में, आज़ाद भारत में आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाला हो, और जिन्होंने रात दिन सदैव भारत माता की चिंता की हो, भारत माता का जयकारा पूरी दुनिया में लगाया हो। सुविधावादी होने वाला भारत का प्रधानमंत्री जो भारत के लिए समर्पित है, इतनी मेहनत और परिश्रम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है और हम लास्ट में हैं। इस आधार पर हम लोग काम करते हैं, और इसलिए देश के लिए कुछ भी आएगा तो जो कुछ करना पड़ेगा वो नरेंद्र भाई मोदी करेंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम उसी पे वापस आते हैं। आपने बोला मोदी है तो मुमकिन है, सर्वा है तो संभव है। अगर इतना सब कुछ सुगम ही था, इतना सब कुछ सरल ही था, तो असम में आपने 7 अपने एग्जिस्टिंग एमपी में से सिर्फ 5 को आपने चेंज कर दिया, सिर्फ 2 को रिटेन किया, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक पार्लियामेंट्री बोर्ड और सबका एक सर्वे होता है, व्यवस्थाएं होती है, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वो सब पार्टी के कार्यकर्ता कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। केवल टिकट मिलने से कोई कार्यकर्ता होता नहीं है, और इसलिए जिसको टिकट मिला वो सब कार्यकर्ता है, जिसको टिकट नहीं मिला वो भी कार्यकर्ता है। हमारे सब कार्यकर्ता और सब लोग साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी निर्णय करती है, ये इंटरनल मामला है, पार्टी ने निर्णय किया है, इनको लड़ाएंगे, इनको नहीं। इसको जानने की वजह यह थी, जैसे आपको अभी रिसेंटली दिसंबर में फिर से असम का प्रभारी बनाया गया, क्योंकि पार्टी को लगा कि नहीं, महेंद्र सिंह जी असम में अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभावशाली काम कर रहे हैं, पार्टी इनसे खुश से, कार्यकर्ता खुश से, संगठन खुश है, इनको वापस रिटेन किया जाए। अगर आपके एमपी, अगर आपके सांसद और आपकी सरकार अच्छा काम कर रही थी तो उनको वापस उसी आधार पर उनको भी रिटेन करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं? बिल्कुल काम अच्छा किया, बहुत काम किया, और ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। अगर काम न किया होता तो असम का डेवलपमेंट कैसे होता? लेकिन बहुत बार बनते बनते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था आ जाती है कि लोगों के स्वर उठने लगते हैं कि अब किसी और को दिया जाए, किसी और को दिया जाए, और उसमें से एक नया कार्यकर्ता फिर उभर करके आता है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, फिर उसमें से किसी दूसरे कार्यकर्ता को चांस दिया जाता है। तो इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है, और इसी कारण से वो सब लोग पार्टी के लिए तो एक चांस कैसे दिया जाता है? हमने पल्लव लोचन दास को देखा तेजपुर से। तेजपुर में पहले हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम आता है, उसके बाद पल्लव लोचन दास जो कि रिसेंटली आपके बीजेपी ज्वाइन किया था उन्होंने, उनका नाम आता है। ये चांस कैसे आता है बीजेपी में? चांस नहीं आता है, ये सब पार्टी का इंटरनल मामला है। हमारे यहाँ बहुत सारे सामूहिकता के आधार पर निर्णय होता है। मंडल से चर्चा, डिस्ट्रिक्ट से चर्चा, प्रदेश में चर्चा, बाकी परिवार संगठन से चर्चा, सबसे चर्चा होते होते फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको फाइनल करता है। बालाकोट पे जो भारत ने जो अटैक किया था उसके लगभग आई थिंक 1.5 मंथ हो चुके हैं। उस समय पे एक बड़ा स्लोगन मोदी जी का चलता था, हाउ इज द जोश। आज मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, 1.5 मंथ आफ्टर द बालाकोट अटैक, हाउ इज द जोश इन द बीजेपी एंड वेयर इज द जोश? चरण पे, टॉप पे, अद्भुत है, दिव्य है, हर कोई गौरवान्वित है, सबका सीना चौड़ा है, हर कोई कहता है मोदी है तो मुमकिन है, और इसीलिए बालाकोट हुआ। और पूरी दुनिया के अंदर पहली बार भारत का संदेश गया। केवल दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं, एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। जो देश कमजोर होता है उसको कोई जीने नहीं देता। आज एक शक्तिशाली भारत के रूप में दुनिया के अंदर भारत उभरा है, इसलिए जोश हमारा चरम पर है, पार्टी का भी और देश का भी। आपके जो बंगलोर साउथ से जिनको आपने टिकट दिया, तेजस्वी सूर्या, कल उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ रहा था कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो एंटी नेशनल है। तो आप क्या, भाजपा की लाइन क्या है आज की तारीख में? भाजपा की लाइन स्पष्ट है, राष्ट्रवादिता भाजपा की लाइन है, देश प्रथम स्थान पर हमारे लिए है, ये भाजपा की लाइन। तो जो देश का विकास भाजपा की लाइन है, और मोदी जी उसी लाइन पर काम नहीं। जो भाजपा के विरोधी हैं वो राष्ट्रवादी हैं या नहीं है? नहीं, अगर देश के विरोध में कोई काम करता है, कोई बोलता है,
राहुल ने अपने घोषणा पत्र में अगर ये बात कहा कि धारा 124A को समाप्त करेंगे, ये राष्ट्रद्रोह, ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। तो आप बोले राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही? मैंने ये बात नहीं बोला। मैंने कहा कि अगर ये बात कोई कहता है, उन्होंने राष्ट्रद्रोहियों का अगर कोई परोक्ष रूप से समर्थन करता है तो आप उसको क्या बोलते? तो आप बोलते हैं कांग्रेस राष्ट्रद्रोही है? नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। आप जो बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको? मैं कोई आतंकी के साथ कोई आतंकी अगर खड़ा होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? नहीं, आप अगर किसी राष्ट्रद्रोह करने वाले को कहते हैं इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला है कि जो अफसा है उसको वो बिक करेंगे और जो धारा है उसको। मैं पूछता हूं कि राष्ट्रद्रोह की धारा को समाप्त करना है, राष्ट्रद्रोह के कृत्य करने वाले लोगों पे मुकदमा न चले, या जेएनयू में जो घटना हुई, भारत माता के विरोध में जो कार्रवाइयां चली, उसका समर्थन करने वाले लोगों को आप क्या बोलते? नहीं महेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मेरा सवाल है, नहीं मेरा सवाल आपसे, आप बताइए कि अगर कोई राष्ट्रवाद भारत माता के टुकड़े टुकड़े होने का नारा लगाता है और उसके समर्थन में कोई जाके खड़ा होता है तो भारत का टुकड़ा करने का समर्थन कर रहा है कि नहीं कर? नहीं, पहले तो आपको ये सत्यापित करना होगा। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मेरे लिए भारत पहले है, मोदी जी के लिए भारत यह कौन तय करेगा? नहीं, यह कौन तय करेगा कि कौन सी लाइन? अगर ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, नहीं तय नहीं, ये तो देश में रहने वाले हर व्यक्ति को तय करना चाहिए कि देश हमारे लिए पहले है। ये तो सबके बोलते हैं, सब लोग तय करते हैं। नहीं, इस पे राष्ट्रवाद पे सिर्फ बीजेपी का एकाधिकार कब से हो जाएगा? किसने कहा इस बात को? ये कहां से बात आ गई? तो आपने यह जो कहा कि कांग्रेस ने अगर मैनिफेस्टो में, आपने कांग्रेस की मैनिफेस्टो पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ा। आपको एक लाइन आपके उसमें संपादकीय लिखा गया। तो आप ये बताएं कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो में आपको कोई ऐसी बात लगती है जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोही है? मैंने राष्ट्रद्रोह शब्द यूज किया आपके लिए, कांग्रेस के लिए? मैंने कहा कि उन्होंने ये बात लिखी है, वो समर्थन किसका करना चाहते हैं? अगर कोई अफजल को गुरु कहेगा, अगर सईद को जी कहेगा, अगर आतंकी मरेगा तो किसी की आंख में आंसू आएगा, बालाघाट होगा, बालाकोट होगा और बाकी चीजें होगी तो उसका वो समर्थन करेंगे, और आतंकियों को कुछ किया जाएगा तो उसके समर्थन में बोलेंगे, धारा 124A का वो समाप्त करने की बात कहेंगे। ये सब बातें किस तरफ ले जाती हैं? तो आप खुलकर कहें कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोही है, राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही है। नहीं, मैं जनता कह रही है, मैं क्यों कहूँ? जनता कहती है, मैं क्यों कहूँ? जनता इसका जवाब भी देगी चुनाव में। मैं ऐसी बातें क्यों कहूँ किसी के लिए? आपका आकलन क्या है? मोदी जी वापस आ रहे हैं, ज़्यादा मजबूती के साथ वापस आ रहे हैं, और अगर यह मजबूती आ रही है तो यह जैसे लास्ट टाइम कहा गया था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो रास्ता यूपी से होकर जाएगा। इस बार यूपी में आपके रास्ते आसान नहीं हैं, तो अगर मोदी जी को वापस आना है तो वह रास्ता कहाँ से होकर जाता? आपका उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल या आपका पूर्वोत्तर? सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत में मोदी की लहर चल रही है, चारों तरफ से नारा आ रहा कि अब की बार 400 के पार। और जिस नॉर्थ ईस्ट में आप बैठे हुए हैं उस नॉर्थ ईस्ट में पिछले चुनाव की अपेक्षा 2 गुना सीटें यहीं से होने जा रही हैं। इसी नॉर्थ ईस्ट से जहां 7 से 8 सीटें थी वहां 20 से 21 सीटें होने जा रही हैं। 21 सीट कौन कौन से? और ये नहीं, सीट गिनाने की जब रिजल्ट आएगा तो आप गिन लीजिएगा, अभी तो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। और पूरे भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश को आप बता रहे हैं, अभूतपूर्व सफलता उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन समाप्त हो गया है और इसीलिए राहुल गांधी जैसे लोग भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश से, लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में। महेंद्र जी, मोदी और योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में फिर से उस इतिहास को दोहराने जा रहा है, उससे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में। अगर यह स्थिति होती तो दिसंबर नवंबर में जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, वहां पे आप हारते नहीं। सभी राज्यों में पोलिंग आप उठा के देख लीजिए, परसेंटेज के आधार पर हम आगे हैं, नंबर 1 पर है। और अभी लोकसभा के चुनाव में आप देख लीजिएगा कि फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सारी सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। मोदी में है वातावरण। 15 साल की सरकार चलाने के बाद आप कल्पना करिए कि 15 साल तक लगातार सरकारें चलाने के बाद 41% मध्य प्रदेश में वोट मिला है हमको और 40% पर हुआ है। आज भी वोट के परसेंटेज में हम आगे हैं। 2-4 सीटों का खेल हो सकता है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन हम वहां हारे नहीं हैं और आज भी भारी मतों से वहां पर जीतेंगे। छत्तीसगढ़ तो बुरी तरह से हार गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगहों पर वो चुनाव स्टेट का चुनाव था, आज ये मोदी का चुनाव है, देश का चुनाव है और इसमें सब में भारतीय जनता पार्टी। अगर ये देश का चुनाव है और आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो विकास पुरुष मोदी
ये चौकीदार मोदी क्यों हो गए? क्यों? देश की चौकीदारी करना गलत बात है क्या? नहीं, आपने नरेशन चेंज कर दिया। कोई नरेशन नहीं, ये बहुत पहले, आज का ये नारा नहीं है, बहुत पहले से मोदी जी ने कहा हमको प्रधान सेवक के लिए, हम देश के लिए चौकीदार। ये आज का नारा नहीं है, ये आज का चुनाव, ये आप लोगों के संज्ञान में आ जाएगा। मोदी जी ने इसको 4 साल पहले से बोलते हैं, हमें तो आपके संज्ञान में आया होगा, बाकी लोगों के संज्ञान में आया होगा, लेकिन भारत का चौकीदार और हम सब अपने अपने क्षेत्र के चौकीदार हैं और इसलिए पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी चौकीदारी, एक चौकीदार कहने में मुझको गर्व है और पूरे गर्व के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि मैं भारत का एक सच्चा सपूत होने के नाते भारत माता का मैं सही चौकीदार हूं। जब 2014 में आए थे तो यह मैसेज लेकर आए थे कि मोदी जी आएंगे, पैसे कमाएंगे, उस पैसों को गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। वो 5 साल के अंत होते होते वो मोदी जी चौकीदार मोदी जी हो जाते हैं, जो आपकी जो बची खुची पूंजी है उसकी रक्षा करेंगे। ये नरेशन चेंज क्यों? अब कम से कम पढ़े लिखे लोगों को ऐसे प्रश्न करते समय एक बार विचार करना चाहिए। आज राहुल कहते हैं हम 72,000 रुपए देंगे और बीजेपी 2 से 2.5 लाख रुपए दे चुकी है। एक एक गरीब आदमी को पैसा कैसे देते हैं? 2.5 से 3-3 लाख का मकान दिया गया एक आदमी पे 1 साल में, वो पैसा गरीब के खाते में नहीं गया। गैस का कनेक्शन दिया गया वो गरीब के खाते में नहीं गया। आज मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, गरीब के खाते में नहीं जाता है। आज एलईडी की बल्ब दी जाती है, गरीब के खाते में नहीं जाता है। आज विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन को बढ़ा दिया गया, वो गरीब के खाते में नहीं जाता है। आज इसका आकलन करके देखिए, एक एक गरीब आदमी के खाते में 1.5, 2 लाख रुपए नहीं जाता प्रतिवर्ष। हर आदमी को मोदी जी ने जितना दिया है, राहुल की सोच जहां से मोदी जी के जहां से उन्होंने किया है, राहुल वहां तक कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी तो वहां तक कभी कल्पना ही नहीं कर सकती। जो एक एक गरीब के लिए, गरीबों के लिए काम किया है मोदी जी ने, ये कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भारत की सोच भी नहीं सकती है। और इसलिए सबके खाते में पैसा गया। मकान बनाने का पैसा आता है, सीधे गरीब के खाते में जाता है। जितनी भी गैस की सब्सिडी आती है, सीधे गरीब के खाते में जाती है। गैस का कनेक्शन मुफ्त में, कांग्रेस पार्टी पैसा लेके कनेक्शन नहीं दे पाती थी, आज मुफ्त में गैस का कनेक्शन नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। भारत का चौकीदार मुस्तैद है, इसीलिए लूट बंद हो गई है। और इसीलिए राजीव के जमाने में 1 रुपए चलता था तो 15 पैसे पहुंचता था। नरेंद्र मोदी के जमाने में 1 रुपए चलता तो 1 रुपए सीधे नीचे तक पहुंचता है। अब बीच का बिचौलिया नहीं ले पाता और पंजाब उस पर हाथ नहीं मार पाता। और इसीलिए भारत को एक ऐसा चौकीदार चाहिए जो भारत के खजाने को लूट ना पाए, बांट ना पाए। जिस तरीके से कांग्रेस ने लूटा है उस पर अंकुश लगाया और करोड़ों रुपए की बचत किया है बहुत सारी जगहों से। इसी का परिणाम है कि आज जो गैस का कनेक्शन दे पा रहे हैं, मकान दे पा रहे हैं, शौचालय दे पा रहे हैं। आज एक एक गरीब के खाते में अगर आप देखेंगे तो कितना सारा पैसा गया है भारत के। महेंद्र जी, सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मोदी जी अगर गरीबों के प्रति इतने उदार थे, उनकी सहानुभूति इतनी बड़ी थी, तो एक किसानों के लिए 1500 रुपए की जो किस्त उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, यह रकम बड़ी हो सकती है। आपको नहीं लगता कि 1500 रुपये आप किसान को साल में 6000 रुपये, महीने के 500 रुपया दे रहे हैं, या उसका अपमान है? देखिए, कोई अपमान नहीं है। किसानों के सम्मान के लिए मोदी जी पहली बार भारत के अंदर 50% फसल नष्ट होने पर मुआवजा मिलता था। आजादी के 50 साल बाद 33% फसल नष्ट होती तो आज पूरा मुआवजा किसान को मिलता है। आज पहली बार किसानों के लिए हर खेत को पानी मिलना चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की व्यवस्था किया। आज सॉइल हेल्थ कार्ड कोई आदमी भारत में नहीं सोच सकता आदमी का हेल्थ कार्ड बनेगा कि नहीं। आज हर खेत का हेल्थ कार्ड बन रहा है। पहली बार समर्थन मूल्य को 2 गुने से 4 गुना किसानों के लिए किया। अब तक आज भारत में कभी भी किसानों को खाद नहीं मिल पाई समय पर। मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया ला करके किसानों को खाद उपलब्ध कराया, बीज उपलब्ध कराया, किसानों को सारी सब्सिडी, सारी व्यवस्था अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र भाई मोदी ने पहली बार किसानों के जीवन में खुशहाली ला करके व्यवस्था किया। और एक नई व्यवस्था उन्होंने किया उसके साथ साथ कि हर वर्ष कुछ ना कुछ किसान के। बट महेंद्र जी, अगर मोदी जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए इतना ही काम किया होता तो ये जो पर कैपिटा इनकम है भारत में, ये पिछले 5 साल में डबल हो जानी चाहिए थी, ट्रिपल हो जानी चाहिए थी। अभी भी आपको मालूम है कितना एक इंडिया में पर कैपिटा इनकम, जिस रेशियो में, जिस परसेंटेज ग्रोथ में 2006 से 10 से 12 से ग्रोथ होते आया पर कैपिटा इनकम में, सेम परसेंटेज ऑफ ग्रोथ अभी भी है। अगर गरीबों के लिए जब तक लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, लोग खुशहाल नहीं होंगे। जब तक लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, लोगों के पास अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिलेगा। तो अगर
मोदी जी ने इतने ही काम किए होते तो पिछले 5 साल में अगर 6% और 7% की दर से यूपीए के टाइम में लोगों का पर कैपिटा इनकम भारत में बढ़ रहा था, तो मोदी जी के 5 साल में डबल हो जानी चाहिए थी। वो तो परसेंटेज ग्रोथ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आप कैसे कहते हैं कि आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की देखने का नजरिया वो दूसरा है। आप देख भी नहीं सकते क्योंकि गरीब आपकी दृष्टि में है ही नहीं। जिस गरीब के लिए उन्होंने काम किया, करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, जो कभी भी सर्दी और गर्मी में घर नहीं था। इंदिरा गांधी आवास योजना आपने बहुत नाम सुने, एक भी धरती पर नहीं बना। आज 100% बन के सामने है, उसका नाम लेते हैं तो लोग रोते हैं। वो बना नहीं कभी आज तक। और वो क्या देते थे कि उस घर में मुर्गी भी नहीं रह सकती थी। आज सम्मानजनक कमरा, बरामदा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन के साथ मकान मिला। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय गरीबों का मजाक उड़ाया गया था, आज गरीबों को सम्मान के साथ जो मकान मिला है उसमें चल करके रहिए, आपको आनंद आएगा। मैं उत्तर प्रदेश का मंत्री हूं ग्राम विकास का। 12,22,000 आज का आंकड़ा है आज की तारीख में। अकेले उत्तर प्रदेश में मैंने मकान बना के चाबी समुर्द कर दिया, लोग अपने अपने घरों में चले गए। इसलिए आप लोगों को दिखता नहीं कि 11वें पायदान पर दुनिया के अंदर आर्थिक दृष्टि से भारत था, आज 6ठे पर पहुंच गया। ये किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। 4.4% जीडीपी छोड़ करके लोग गए थे, 7.6% जीडीपी नहीं पहुंचा। जीडीपी का बेंचमार्क आपका ये जो पर कैपिटा इनकम है, ये कैसे बढ़ेगा, जीवन में कैसे उसके उत्थान आएगा, वो भी सम्मान के साथ जिंदगी कैसे जिएगा, ये सबसे पहले जरूरत है। उसकी व्यवस्था जब तक नहीं होगी, जब तक सड़कें नहीं बनेंगी, रेल कनेक्टिविटी नहीं होगी, रूट कनेक्टिविटी नहीं होगी, उड़ान योजना के तहत हर एयरपोर्ट का विकास नहीं किया जाएगा, लोगों के जिंदगी, लोगों को रोजगार नहीं प्राप्त होगा, इनकम बढ़ाने के तरीके सृजन करने के लिए 5-6 साल लगते हैं। एक भी योजना को अगर आप लॉन्च करते हो, आज अगर आप कुछ बन जाइए और एक फैक्ट्री आपको लगाना पड़े तो 2 से 3 साल लगता है उसको खड़ा करने में। आज मोदी जी ने जो नींव रखी है न्यू इंडिया की, उसको साकार रूप लेते लेते समय लगता है। जितनी चीजों का, गैस का यहाँ पर शिलान्यास किया, क्या कल से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा? क्या एम्स का उन्होंने वो किया तो क्या कल से वहां पे इलाज शुरू हो जाएगा? क्या सब चीज का समय लगता है। 5 साल में जो 50 सालों में सब कुछ नष्ट कर दिया था लोगों ने, उसको बना करके फिर से खड़ा करने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए आप देखिएगा पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक दृष्टि से एक शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत बनकर के उभर रहा है। हर किसी की जिंदगी में बदलाव आ रहा है और यही मुख्य कारण है कि आज मेरा भारत खुशहाल हो रहा है। सब लोग मोदी जी के साथ। लोग क्वेश्चन इसलिए करते हैं ये तरक्की के आंकड़ों पे। ये क्वेश्चन गरीब नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन वो लोग कर रहे हैं जिनकी कुछ ना कुछ चीजें बंद हो गई हैं। ये क्वेश्चन वो लोग कर रहे हैं जिनको अभी गरीब की तरफ कभी उन्होंने देखा नहीं, गांव नहीं देखा, शौचालय नहीं देखा, घर नहीं देखा, रहन सहन नहीं देखा, अंधेरे में रह रहे गरीब लोगों को कभी नहीं देखा। मोदी तो उस गरीबी से निकल करके आए, उसने उन गरीबी को जानते हैं। इसलिए हर गरीब के जीवन में उत्थान हो, उनके जीवन में भी प्रकाश, आप लोग उनको घर मिले, ये व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए मोदी कृत संकल्पित है, करके उन्होंने। तो आपका आकलन 8 करोड़ महिलाओं को गैस का कनेक्शन, 8 करोड़ मुफ्त में। ये आखिर में पैसा नहीं था तो कहां से दिया मोदी ने? 8 करोड़ लोगों को दिया है। और कैसे दिया है? बड़े बड़े लोगों ने अपना दान किया है, उसको लेकर के मोदी ने गरीबों का सम्मान किया है। वहां से लेकर यहाँ 8 करोड़ लोग मामूली होते हैं भारत के अंदर। अभी आयुष्मान भारत उन्होंने लागू किया। आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को हेल्थ की सुविधा देने की बात, 10 करोड़ परिवारों को आच्छादित करने की बात, 5 लाख रुपए के बीमा की बात। आप कहीं भी इलाज कराइए, आपको सुविधा मिलेगी। कार्ड लेके जाइए, नाम बताइए, आपको व्यवस्था मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी योजना, पूरे विश्व में इसकी हलचल है, लोगों को नहीं दिखता है तो मोदी क्या कर सकते हैं? अगर आंख में कोई प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है, दिमाग में प्रॉब्लम, लोगों को अपना सोचना चाहिए, बड़े मन से विचार करना चाहिए कि मोदी ने जो कुछ कर दिया वो लोगों के सोच से परे है, अकल्पनीय है। इसलिए गरीबों के मसीहा अगर कोई है तो मोदी। मैं इस 2 क्वेश्चन से लास्ट में करूंगा। पहला प्रश्न कि आपके अनुसार, आपका आकलन है कि भारत में गरीबी की समस्या अभी नहीं है। आपके अनुसार मोदी काल में, मोदी शासन काल में गरीबी की समस्या और गरीबों की समस्या, गरीबों से जुड़ी हुई समस्याओं को काफी हद तक टेकल कर लिया गया, आप एक कह रहे हैं। और जो चीज विपक्षी पार्टियों को और जो लोग मोदी सरकार की आलोचना करते हैं उनको दिखाई नहीं देता है, आप यह कह रहे हैं? नहीं, ये लाइन आपकी होगी। मैंने कभी नहीं कहा गरीबी समाप्त हो गई। मैंने कहा कि गरीबों के जीवन में एक नया सवेरा मोदी लाए।
गरीबियों के जीवन वो भी सम्मान के साथ जिंदगी जी। बट यहाँ पे मैं काउंटर करूंगा महेंद्र जी, मैं काउंटर इसलिए करूंगा, देखिए मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से एक लो क्लास फैमिली से आता हूँ, इसीलिए मिडिल क्लास को उन्होंने 2.5 लाख से 5 लाख नहीं, मेरा प्रश्न है एक गरीब ये डिफरेंस कहाँ पे फील करता है? यह डिफरेंस फील करता है जब उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है और वहाँ पर उसको प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन मिले। यह डिफरेंस फील करता है जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है और उसको वहाँ पे अच्छे ट्रीटमेंट के लिए कि डॉक्टर उसको बेटर ट्रीट करे, किसी लीडर को फोन नहीं करना पड़ता है। आप लोगों के समझ में आ जाता तो भारत बदल जाता। आपके भी समझ में आना चाहिए क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आप मिडिल क्लास के, लेकिन आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़े लिखे हैं। कम से कम आपको समझना चाहिए कि जब उसको प्राइवेट अस्पताल वाला इलाज तब मिल पाएगा जब हॉस्पिटल होगा। 14 मेडिकल कॉलेज आसाम के अंदर दिया, कैंसर हॉस्पिटल दिया, एम्स दिया। जब एम्स तैयार होगा तभी तो दिल्ली के एम्स जैसा इलाज मिलेगा। जब व्यवस्था होगी, स्ट्रक्चर खड़ा होगा तभी तो मिलेगा। आज की तारीख में आप कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में उसके पब्लिक स्कूल जैसा व्यवस्था होनी चाहिए। आज भारत के अंदर जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनको सबको चेंज कर रहे हैं मोदी जी, उस तरीके की एजुकेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं एक दिन में व्यवस्था हो जाएगी क्या? बट 5 साल काफी नहीं है महेंद्र जी, 5 साल काफी नहीं है। आप अगर 5 साल काफी लगाते हैं तो 70 साल काफी नहीं था क्या? 70 साल उन्होंने काम नहीं किया तभी तो सत्ता से बाहर है। 5 साल में जो मोदी जी ने किया है, और उसीलिए मोदी जी ने कहा कि अभी तो हम गड्ढे भर रहे थे, आगे नहीं हो, अब बिल्डिंग खड़ी होगी, और बहुत कुछ किया। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्होंने बदलाव लाया, सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों। देखिए महेंद्र जी, मेरा एक छोटी सी टिप्पणी है कि यह जो नरेशन है ना, ये जब वाजपेयी जी शासन काल में थे उस टाइम पे भी यही नरेशन सुनने को मिलता था कि अभी तो हमने आधार रखा है, आधारशिला रखी है, इस आगे काम शुरू होगा। 2004 से कहानियां 2019 पहुंच गए, हम अभी भी वही नरेशन को सुन रहे हैं। वाजपेयी जी का नाम ले लिया। वाजपेयी जी सिरसा सूरी के बाद भारत में सड़कों को अगर पूरी दुनिया का मुकाबला करने लायक शुरू किया, 4 लाइन 6 लाइन। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर सब लोग चल रहे हैं। पहली सड़क सिलचर से सौराष्ट्र सी आसाम की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी का वाजपेयी मोमेंट हो जाए? तो मोदी नहीं, ऐसा है कि आप लोगों की सोच में जो कुछ भी हो, लेकिन जो वाजपेयी जी ने किया और जो मोदी जी ने किया, आजादी से लेकर के अब तक अद्भुत कार्य की प्रगति अगर दिखाई पड़ी है भारत के अंदर, तो दोनों लोगों के कार्यकाल में दिखा है। और नरेंद्र भाई मोदी ने उस काम को आगे बढ़ा करके चरम पर पहुंचाया, हर कोई उनकी सराहना कर। तो आप इस बात का डर है कहीं 2004 में इंडिया, आप लोगों की कपोल कल्पित कल्पनाएं, मोदी जी मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। किन्हीं ने टिप्पणी की मोदी जी विवेकानंद के अवतार हैं, किन्हीं ने कहा मोदी भगवान का भेजा हुआ दूत हैं। आप लोग सही आकलन क्या, मोदी जी क्या? देखिए ऐसा है, मोदी जी भारत के प्रधान सेवक हैं, मोदी भारत के चौकीदार हैं। मोदी हर गरीब के जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं। मोदी भारत को महान भारत बनाना चाहते हैं। मोदी भारत को विकसित भारत की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। मोदी हर दिशा में उनका जो एजेंडा है विकास, चतुर्दिक विकास और तेज गति के विकास में लेकर के चलने वाले भारत के एक अद्भुत प्रधानमंत्री हैं, जिनको हर कोई व्यक्ति उनको सम्मान करता है। और भारत की जनता पूरी तरीके से मोदी में है और इसलिए मोदी की लहर चल रही है। चलिए महेंद्र जी, हम लोगों से बात करने के काफी शुक्रिया, थैंक यू।